कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य सभी कर्मचारियों को सुरक्षा देना है। यह नियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। आप ना एक 20 साल के डिलीवरी राइडर की कल्पना कीजिए। वो रात के 11 बजे किसी अनजान सड़क पर खाना डिलीवर करने के लिए अपनी बाइक दौड़ा रहा है और अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। खराब सिचुएशन है, बिल्कुल। हाँ, और 2020 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारा कानूनी सिस्टम उस लड़के को देखता तक नहीं था। मतलब उसके पास किसी बॉस का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, किसी दफ्तर में उसकी डेस्क नहीं थी। तो कानून की नजरों में वो वर्कर था ही नहीं। एग्जैक्टली, वो पूरी तरह से अदृश्य था, इनविजिबल था। लेकिन आज हम जिस मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं उसने इस पूरी सच्चाई को बदल कर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में बात करेंगे। सही कहा आपने। और हमारा मकसद इन नई पॉलिसीज की उन बारीकियों को निकालना है जो कॉर्पोरेट ऑफिस के एसी कमरों से लेकर सड़क पर ऑटो चलाने वाले तक की जिंदगी पर असर डालती हैं। बिल्कुल। भारत सरकार ने लेबर लॉस के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव किया है। 9 पुराने और देखिए बेहद उलझे हुए कानूनों को रद्द करके उन्हें एक नए सुरक्षा कवच में बदल दिया है। इस बदलाव को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुराना सिस्टम ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर का था। जहां सब कुछ फिक्स्ड होता था। हाँ, मतलब उन पुराने कानूनों में एक आम धारणा थी कि काम का मतलब है सुबह 9 बजे किसी फैक्ट्री या दफ्तर जाना, पंच इन करना और शाम को 5 बजे वापस आना। राइट। अगर इस फिक्स्ड रूटीन से बाहर कोई मेहनत कर रहा है तो कानून उसकी जिम्मेवारी लेने से बच निकलता था। जो नया दस्तावेज सामने आया है उसने इस पुराने ढर्रे को जड़ से उखाड़ दिया है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वक्त पर हमारे पास 10 अलग अलग गैजेट्स होते थे। हाँ, कैमरा, कैलकुलेटर। वही एक कैमरा फोटो लेने के लिए, एक भारी सा कैलकुलेटर हिसाब के लिए, एक ट्रांजिस्टर और रास्ता ढूंढने के लिए कागज का मैप। फिर एक दिन स्मार्टफोन आता है और उन सभी चीजों को एक ही डिवाइस के अंदर संभाल लेता है। ये काफी एक्यूरेट एनालॉजी है ना? सरकार ने ठीक वैसा ही लेबर लॉज के साथ किया है। 9 अलग अलग कानूनों की किताबें हटाकर एक सिंगल कोड बना दिया जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट सब एक जगह आ गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछिए। क्या इन 9 कानूनों को एक जगह मिला देने से सच में कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी आसान हुई है या ये सिर्फ सरकार द्वारा पन्नों की गिनती कम करने का एक दिखावा है? सिस्टम में असल फर्क क्या आया है? देखिए, ये सिर्फ पन्नों की गिनती कम करना नहीं है, इसने दरअसल कानून के विरोधाभास यानी जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस थे ना उनको खत्म किया है। अच्छा, कैसे? पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक ही इंसान एक कानून के हिसाब से कर्मचारी होता था और दूसरे कानून के हिसाब से नहीं। उदाहरण के लिए मैटरनिटी एक्ट में एम्प्लॉय की परिभाषा अलग थी और प्रोविडेंट फंड के कानून में अलग। ओह, मतलब लोग कोर्ट में ही उलझे रहते होंगे। बिल्कुल, सालों तक केस चलते थे सिर्फ ये तय करने में कि कोई व्यक्ति वर्कर है या नहीं। नई कोड ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दी है। अब चाहे आप फैक्ट्री में मशीन चला रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कोड लिख रहे हो, परिभाषा एक ही है। जब कर्मचारी की नई परिभाषा की बात निकल ही आई है तो इस चर्चा को हम उस पॉइंट पर ले चलते हैं जो इस पॉलिसी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा माना जा रहा है। मतलब नए दौर की इकोनॉमी में अब 9 to 5 जॉब एकमात्र विकल्प नहीं रहा। सही दिशा में सोच रही हैं आप। गिग वर्कर्स। हाँ, इस कानून ने पहली बार ऑफिशियली गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही कानूनी रूप से नहीं था। गिग इकोनॉमी का नेचर ही ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से अलग है। यहाँ कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, कोई बॉस नहीं होता जो छुट्टी सैंक्शन करे। लोग ऐप डाउनलोड करते हैं और बस काम शुरू। एग्जैक्टली। इसलिए कानून को एक नया रास्ता निकालना पड़ा ताकि इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा सके बिना उन्हें ट्रेडिशनल एम्प्लॉय का टैग दिए, क्योंकि अगर वो टैग दे देते तो वो उन टेक कंपनीज के बिजनेस मॉडल को ही खत्म कर देता। एग्रीगेटर उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कहा गया है जो किसी सर्विस को लेने वाले को सर्विस देने वाले से जोड़ता है। स्विगी, जोमैटो, उबर जैसे एप्स। कानून अब ये सख्त नियम लगाता है कि इन एग्रीगेटर्स को अपने सालाना मुनाफे यानी एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा एक नए सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना ही होगा, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि कानून ने टेक कंपनीज को थोड़ी राहत देते हुए एक लिमिट भी तय की है कि ये अमाउंट उनके द्वारा गिग वर्कर्स को दिए गए टोटल पे आउट के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। राइट, और वर्कर की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए और आधार होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा, कैसा मोड़? अगर हम एक आम गिग वर्कर की जिंदगी देखें तो वो किसी एक ऐप का वफादार नहीं होता है ना। एक कैब ड्राइवर सुबह उठकर ऐप ए पर राइड लेता है, दोपहर को डिमांड कम होने पर वो ऐप बी पर पार्सल डिलीवर करने लगता है। ठीक है। तो कानूनी तौर पर उसका एम्प्लॉयर कौन है? ये 1 से 2% वाला हिसाब किताब अलग अलग ऐप्स आपस में कैसे बांटेंगे? ये तो पूरे सिस्टम को ऐसी उलझन में डाल देगा जिसे सुलझाना मुमकिन सा लगता है। इसमें सबसे हैरानी करने वाली बात यह है
कि पॉलिसी मेकर्स को इस कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा अंदाजा था। वेट, सच में? हाँ, उन्हें पता था कि गिग इकोनॉमी फ्रैगमेंटेड होती है, इसीलिए उन्होंने इस फंड को सीधे किसी एक एग्रीगेटर के हाथ में नहीं छोड़ा। इसके बजाय एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जा रहा है। ओह, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी। बिल्कुल, जिसके चेयरपर्सन सीधे यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होंगे। ये बोर्ड एक सेंट्रल पूल बनाएगा। मतलब कि हर एग्रीगेटर अपना हिस्सा किसी एक वर्कर के नाम पर नहीं, बल्कि इसे एक सेंट्रल नेशनल फंड में जमा करेगा। पूरी तरह से। और इतना ही नहीं, इस कोड ने फंडिंग के सोर्स को और भी बड़ा कर दिया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी CSR का जो हजारों करोड़ का फंड हर साल बनता है, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज जो CSR करती हैं, वही कानून ने उस फंड को भी इन असंगठित वर्कर्स के लाइफ कवर, हेल्थ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में लगाने का रास्ता खोल दिया है। तो फर्क नहीं पड़ता कि एक वर्कर दिन में कितने ऐप्स बदलता है, उसका आधार एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। ये वाकई एक मजबूत ढांचा लग रहा है। गिग वर्कर्स की आजादी अपनी जगह, लेकिन उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है। खैर, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट नौकरियों में है। हाँ, फिक्स टर्म या परमानेंट एम्प्लॉइज। उनके लिए दो सबसे बड़े फाइनेंशियल स्तंभ होते हैं, EPF और ग्रेचुइटी। आइए देखते हैं कि पुरानी सुरक्षा के इन पैमानों पर नया गणित क्या कहता है। कानून कहता है कि EPF वहां लागू होगा जहां 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, और ESIC 10 या उससे ज्यादा पर। सही है, बेसिक वेज का 10 से 12% EPF में जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा और स्वागत करने लायक बदलाव ग्रेचुइटी को लेकर आया है। आमतौर पर किसी भी कंपनी में 5 साल लगातार काम करने के बाद एक वर्कर ग्रेचुइटी का हकदार बनता था। नए कोड ने वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए इसे घटाकर 3 साल कर दिया है, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में टर्नओवर और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी तो बदलाव है। हाँ, अब उन्हें 5 साल पूरे करने की जरूरत नहीं है। उन्हें प्रो राटा बेसिस पर ग्रेचुइटी मिलेगी, यानी अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था तो उन्हें 1 साल के अनुपात में ग्रेचुइटी मिलेगी। लेकिन इन सब नियम में मुझे जो सबसे चौंकाने वाला नियम लगा वो है वेजेस की नई परिभाषा। 50% वाला नियम। एग्जैक्टली। कानून ने साफ लिख दिया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी में दिए गए अलाउंसेस उसकी टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा हो जाते हैं तो उस एक्स्ट्रा हिस्से को ऑटोमेटिक वेजेस मान लिया जाएगा और उस पे प्रोविडेंट फंड कटेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है एम्प्लॉयर्स के लिए। आइए इसको एक HR ट्रिक से समझाती हूँ। मान लीजिए किसी का CTC 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन बेसिक पे उसमें सिर्फ 20,000 रखा गया है, बाकी का 80,000 रुपया इंटरनेट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, बुक अलाउंस। ये क्या क्या अलाउंस बना देते हैं। वही ना, ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि PF सिर्फ बेसिक पे पर कटता है और बेसिक कम रखने से एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन कम देना पड़ता था। तो क्या ये नया नियम इन सारी HR चालाकियों को पूरी तरह खत्म कर देगा? अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो इसका जवाब हाँ है। ये नियम खासकर उन्हीं लूप होल्स को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनीज जो बेसिक सैलरी को आर्टिफिशियल तरीके से गिरा देती थी, उसका खमियाजा सीधे तौर पर एम्प्लॉय के फ्यूचर को भुगतना पड़ता था। आज एम्प्लॉय को लगता था कि इन हैंड सैलरी ज्यादा मिल रही है, लेकिन जब 30 साल बाद रिटायर होता था तो रिटायरमेंट कॉर्पस तो बिल्कुल ना के बराबर होता था। हाँ, इन्फ्लेशन के आगे वो कुछ नहीं होता। सही कहा। अब अगर आपके टोटल एक्सक्लूडेड अलाउंसेस 50% से ऊपर जाते हैं तो कानून उस एक्सेस अमाउंट को बेसिक वेज में जोड़ देगा। इसका तुरंत असर ये होगा कि एम्प्लॉय की इन हैंड सैलरी शायद थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि PF कटेगा। हाँ, PF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उनके रिटायरमेंट कॉर्पस को बहुत मजबूत बना देगा। ये कड़वा घूंट है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद है। ये अप्रोच वाकई फ्यूचर प्रूफ लगती है। लेकिन रिटायरमेंट के अलावा जिंदगी में और भी कई मोड़ आते हैं जहां सीधे संस्थागत सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे मैटरनिटी या कार्यस्थल पर एक्सीडेंट। बिल्कुल। मैटरनिटी बेनिफिट्स को काफी प्रगतिशील बनाया गया है। अगर किसी महिला ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया है तो वो 26 हफ्ते की पेड लीव की हकदार बनती है। और सोसाइटी के बदलते स्वरूप को देखते हुए सरेगेट और अडॉप्टिंग मदर्स को भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। ये काफी प्रोग्रेसिव कदम है। हाँ, और जिस एस्टैब्लिशमेंट में 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां एक क्रेश यानी झूला घर होना अनिवार्य कर दिया गया है। महिला दिन में 4 बार वहां जा सकती हैं और वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी अब कानून का हिस्सा है। देखिए, क्रेश वाली बात का असर थोड़ा गहरा है। सोचिए एक मिड साइज कंपनी के बारे में जहां 45 या 48 लोग काम करते हैं। जैसे ही वो अपना 50वां एम्प्लॉय हायर करेंगे, उन पर क्रेश मेंटेन करने का बोझ आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो शुरुआत में ऐसी छोटी कंपनी शायद एक्सपेंशन से बचें या 49 एम्प्लॉइज पर ही रुक जाएं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मैक्रो लेवल पर देखें तो ये फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को बहुत बढ़ाएगा। अक्सर महिलाएं सपोर्ट सिस्टम ना मिलने पर जॉब छोड़ देती हैं। ये नियम उन्हें सिस्टम में बनाए रखेगा। सही बात है। अब आते हैं कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना पर। नए कानून में मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन अब एज फैक्टर के हिसाब से तय होगा। मतलब 22 साल के वर्कर की डेथ या परमानेंट डिसेबलमेंट पर मुआवजा किसी 60 साल के वर्कर से ज्यादा होगा। लॉजिक वही है कि उसकी जिंदगी की कमाई ज्यादा बची थी। राइट। लेकिन यहाँ मुझे एक नियम में बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है।
नए दस्तावेज के मुताबिक अब एम्प्लॉय के घर से दफ्तर आने और दफ्तर से घर जाने के सफर यानी कम्यूट के दौरान हुआ एक्सीडेंट भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाएगा। हाँ, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है। अरे अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सुबह बैंगलोर या मुंबई के भारी ट्रैफिक में दफ्तर आते वक्त टकरा जाता है तो कानून उसे ऑन ड्यूटी मानकर एम्प्लॉयर पर बोझ डाल देगा। ये तो सीधा सीधा एम्प्लॉयर्स के साथ नाइंसाफी है। सड़क पर होने वाला हादसा किसी एचआर के कंट्रोल में थोड़ी ना है। मैं समझ रहा हूं आपका रिएक्शन। लगभग हर एम्प्लॉयर का यही डर था, लेकिन कानून ने यहां एक बहुत ही बारीक लाइन खींची है। लॉजिक यह है कि वो व्यक्ति सड़क पर था ही इसलिए क्योंकि उसे दफ्तर पहुंचना था। उसका कम्यूट नौकरी का नेचुरल एक्सटेंशन है। पर पैसे एम्प्लॉयर क्यों दे? इस बोझ को उठाने के लिए एम्प्लॉयर्स अपनी जेब से पैसे नहीं देते, बल्कि वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं जो अब कम्यूट को कवर करेंगी। और एम्प्लॉयर को पूरी तरह से हेल्पलेस नहीं छोड़ा गया है। अच्छा, कोई कंडीशंस हैं? हाँ, अगर दुर्घटना इसलिए होती है क्योंकि एम्प्लॉय नशे में था या उसने जानबूझकर सेफ्टी रूल्स तोड़े, जैसे बिना हेलमेट ड्राइविंग, और उस दुर्घटना में मौत या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं होता है, तो एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं होगा। जोर इस बात पर है कि एक्सीडेंट नेचुरल था या लापरवाही से लाया गया था। चलिए, ये सुनकर थोड़ा बैलेंस लग रहा है। अब तक तो कानून पेपर पर एक आदर्श दुनिया बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन का क्या? पुराने इंस्पेक्टर राज का रूप बिल्कुल बदल दिया गया है, मैंने सुना है। बिल्कुल, पुराने जमाने के इंस्पेक्टर अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बन गए हैं। फैसिलिटेटर मतलब मददगार। हाँ, उनका काम सिर्फ फाइन की रसीद काटना नहीं, बल्कि कंपनीज को कानून समझने और कंप्लायंस पूरा करने में मदद करना भी है। रैंडम इंस्पेक्शन के लिए एक वेब बेस्ड सिस्टम होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानून जुर्मानों को लेकर बेहद कठोर भी तो हुआ है। अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी से पीएफ काट लेती है और सरकार के पास जमा नहीं करती, तो बिना किसी रियायत के 1 से 3 साल तक की कठोर जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। और दोबारा गलती की तो जेल 3 साल और फाइन 3 लाख तक हो सकता है। तो क्या यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तरफ पीएफ का पैसा रोकने पर मैनेजर सीधे जेल जाएगा और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर बन गया है और प्यार से सलाह दे रहा है। ये दोनों चीजें ग्राउंड रियलिटी में एक साथ कैसे चलेंगी? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, बल्कि कानून बनाते वक्त रखी गई इंटेंट यानी नियत की समझ है। सरकार ने देखा कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स क्रिमिनल माइंड के नहीं होते। उलझे हुए पेपरवर्क की वजह से आम गलतियां हो जाती हैं। जैसे फॉर्म गलत भर दिया। सही कहा। ऐसी ऑर्डिनरी मिस्टेक्स के लिए कानून पहली बार गलती सुधारने का मौका देता है। यहाँ इंस्पेक्टर आपको कोर्ट में घसीटने की बजाय समझाएगा कि फॉर्म्स ठीक से कैसे भरने हैं। लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी से पीएफ काटकर अपने पास रख लेना, ये कोई पेपरवर्क की गलती नहीं है। हाँ, ये तो चोरी हुई। पूरी तरह से इंटेंशनल फ्रॉड है, एक संगीन अपराध है। कानून इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चूक के लिए सलाह दी जाएगी, लेकिन एम्प्लॉय की मेहनत की कमाई चुराने पर सीधे क्रिमिनल एक्शन होगा। इसने एम्प्लॉयर्स को हरासमेंट से बचाया है और एम्प्लॉय के पैसों को सिक्योरिटी दी है। अब ये पूरी तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है, यानी अनजाने में हुई गलती पर सुधारने का मौका और जानबूझकर किए गए धोखे पर सीधे कड़ी सजा। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में हमने द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के कई गहरे पहलुओं को समझा। 9 पुराने कानूनों की किताबों को बंद करके एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो फैक्ट्री के मजदूरों से लेके आज के ऐप बेस्ड गिग पार्टनर्स की जिंदगी में सुरक्षा लाने का एक ठोस जरिया है। लेकिन कानून तभी काम करता है जब आम लोगों को उसकी जानकारी हो। सही दिशा में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक प्रैक्टिकल कदम उठाना जरूरी हो जाता है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो चेक कीजिए कि क्या आपकी कंपनी नई 50% बेसिक वेज की परिभाषा का पालन कर रही है। हाँ, पीएफ ठीक कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। और उससे भी जरूरी, अगर आपके आसपास कोई असंगठित या गिग वर्कर है तो उनकी मदद कीजिए ये चेक करने में कि उनका आधार कार्ड नेशनल पोर्टल पर ठीक से रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन छूट गया तो ये कवर उनके किसी काम का नहीं रहेगा। एकदम पॉइंट की बात है। एक छोटी सी मदद किसी के आने वाले कल को सुरक्षित कर सकती है। और इस चर्चा को खत्म करते वक्त एक नया विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जैसे जैसे एआई और रोबोट्स गिग इकोनॉमी में इंसानों की जगह ले रहे हैं, ऑटोमेशन। हाँ, कल को शायद खाना डिलीवरी ड्रोन्स पहुंचाएंगे या वेयरहाउस में रोबोट सामान पैक करेंगे। जब तक इंसान काम कर रहे हैं, उनका 1-2% सोशल सिक्योरिटी में जा रहा है। तो क्या भविष्य में इन ऑटोनोमस रोबोट्स और एआई द्वारा किए गए काम पर भी कोई एग्रीगेटेड टैक्स या रोबोट टैक्स लगेगा? वाह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है। ताकि उस टैक्स से उन इंसानों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सोशल सिक्योरिटी मिल सके जिनकी नौकरियां इन मशीन्स ने छीन ली हैं। क्या हमारी पॉलिसी मेकिंग आने वाली इस टेक्नोलॉजिकल सुनामी के लिए सच में तैयार है? इस गहरे सवाल पर जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए नए विषयों को जानते रहिए और अपने हक की आवाज बुलंद रखिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी कानून पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो इंडिया में काम करने वाले हर इंसान के फ्यूचर को सिक्योर बनाने का वादा करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की। सोचिए जरा, अगर जिंदगी में अचानक कोई मुश्किल आ जाए,
मान लीजिए कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट या फिर बुढ़ापा, तो उस वक्त आर्थिक रूप से मतलब फाइनेंशियली कौन सहारा देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हम सभी को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। तो बस इसी बुनियादी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार ने सभी काम करने वालों के लिए एक नया और मजबूत, आप कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच तैयार किया है। देखिए, इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा सेफ्टी नेट, एक ऐसा सुरक्षा जाल बनाना जिसमें हर कोई आ सके, फिर चाहे वो किसी बड़े ऑफिस में काम करने वाला मैनेजर हो या फिर सड़क पर काम करने वाला कोई ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर। ये एक तरह का वादा है कि काम करने वाले हर हाथ की सुरक्षा की जाएगी। तो अब आते हैं इसके सबसे बड़े बदलाव पर, और वो है पुराने जो बिखरे हुए कानून थे ना, उनको आसान बनाना और सबको एक साथ मिला देना। हुआ ये कि 28 सितंबर 2020 को जब इसे मंजूरी मिली तो इसे कोर्ट ने पता है क्या किया? इसने 9 अलग अलग और पुराने लेबर लॉज की जगह ले ली। और मजे की बात यह है कि इनमें से कुछ कानून तो सोचकर देखिए लगभग 100 साल पुराने थे, अब जाकर उन्हें एक मॉडर्न रूप दिया गया है। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा बिल्कुल साफ है। पहले जहां 9 अलग अलग कानूनों की वजह से चीजें काफी उलझी हुई थी, वहीं अब बस एक ही सिंपल और ज्यादा लोगों को कवर करने वाला सिस्टम है। इससे कंपनियों के लिए भी रूल्स फॉलो करना आसान हो गया है और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी का दायरा भी हर सेक्टर तक बढ़ गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नए कानून से कर्मचारियों को मतलब एम्प्लॉइज को सीधे सीधे क्या अधिकार मिलते हैं? आइए उन 3 सबसे जरूरी अधिकारों को समझते हैं जिनके बारे में हर किसी को पता होना ही चाहिए। किसी भी कर्मचारी की जो सोशल सिक्योरिटी है ना, वो मेनली 3 पिलर्स पर, 3 स्तंभों पर टिकी होती है। पहला है भविष्य निधि, जिसे हम ईपीएफ कहते हैं। दूसरा है ग्रेच्युटी, जो लंबी सर्विस के लिए मिलती है। और तीसरा है मैटरनिटी बेनिफिट्स, यानी मातृत्व लाभ। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ की। ये असल में एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो उन कंपनियों पर लागू होती है जहां 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि एम्प्लॉय और कंपनी दोनों ही सैलरी का 10% या कुछ केस में 12% जमा करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि कंपनी जो पैसा डालती है ना, उसका 8.33% हिस्सा सीधा पेंशन फंड में जाता है। इससे क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन पक्की हो जाती है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी ग्रेच्युटी। ये एक तरह का रिवॉर्ड है जो किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करने पर मिलता है। शर्त बस ये है कि कम से कम 5 साल तक लगातार काम करना जरूरी है। और इसका कैलकुलेशन वो भी बड़ा सीधा है। आखिरी महीने की सैलरी को 26 से डिवाइड किया जाता है, फिर उसे 15 से, और जितने साल काम किया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अब तीसरा सबसे जरूरी अधिकार जो मैटरनिटी बेनिफिट से जुड़ा है। इस कानून के तहत जो भी एलिजिबल महिला कर्मचारी हैं, उन्हें अब पूरे 26 हफ्तों की पेड लीव यानी संवैधानिक अवकाश मिलता है। और बात सिर्फ 26 हफ्तों की पेड लीव पर खत्म नहीं होते। कामकाजी माताओं के लिए ये कानून और भी कई अच्छी सुविधाएं लाता है। जैसे अगर 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद लिया है तो 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी है। और हाँ, अगर ऑफिस में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो वहां क्रेच यानी शिशु गृह की सुविधा देना कंपलसरी है। इतना ही नहीं, बच्चे के 15 महीने का होने तक रोज 2 नर्सिंग ब्रेक भी मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कोड के शायद सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़े गेम चेंजर वाले हिस्से की। यह पहली बार है जब हमारे मॉडर्न वर्कफोर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। तो ये गिग वर्कर हैं कौन? आसान भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले रिश्ते से बाहर काम करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए फूड डिलीवरी करने वाले लोग या फिर कैब चलाने वाले ड्राइवर्स। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। सच तो यह है कि पिछले कानूनों में यह एक बहुत बड़ी कमी थी जिसे अब जाकर पूरा किया गया है। अब इस नई इकोनॉमी का हिस्सा बने लाखों लोगों को भी एक कानूनी सुरक्षा का कवच मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए पैसा आएगा कहां से? तो देखिए, इसका सिस्टम बिल्कुल साफ है। जो एग्रीगेटर्स हैं, मतलब जोमैटो, स्विगी या उबर जैसी कंपनियां, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा एक सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा और यही पैसा उनके गिग वर्कर्स के काम आएगा। चलिए अब इस कानून की कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जो शायद ऊपर से दिखाई नहीं देती लेकिन हैं बहुत पावरफुल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव आया है सरकारी अधिकारियों के रोल में। पहले जिन्हें हम इंस्पेक्टर कहते थे, अब वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बन गए हैं। इसका मतलब अब उनका काम सिर्फ गलतियां ढूंढकर सजा देना नहीं है, बल्कि कंपनियों को रूल्स फॉलो करने में सलाह देना और उनकी मदद करना भी है। और हाँ, रूल्स फॉलो करने को यानी कंप्लायंस को अब बहुत गंभीरता से लिया गया है। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉई की सैलरी से पीएफ या ईएसआईसी का पैसा काटती है लेकिन उसे सरकार के पास जमा नहीं कराती, तो अब ये एक गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक अपराध माना जाएगा और इसके लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान है।
तो अब सवाल यह है कि क्या किया जा सकता है। देखिए, एम्प्लॉयर्स को टाइम पर अपना कंट्रीब्यूशन जमा करना चाहिए। जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उन्हें रेगुलरली अपने ईपीएफ और ईएसआईसी स्टेटमेंट चेक करते रहना चाहिए। गिग और असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उन्हें सरकारी पोर्टल्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इन नए अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए। और अंत में बस एक विचार, हम अक्सर किसी देश की तरक्की को उसकी जीडीपी मतलब बड़े बड़े आंकड़ों से मापते हैं, है ना? लेकिन क्या देश की असली तरक्की इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि वहां काम करने वाले लोग कितने सुरक्षित और खुशहाल हैं? क्या असली प्रगति उस कामगार के चेहरे पर नहीं दिखती, जिसे यह भरोसा हो कि उसके और उसके परिवार के भविष्य की देखभाल के लिए कानून एक सच्चे साथी की तरह उसके साथ खड़ा है? सोचिएगा जरूर। For over a century, the agreement between a business and its workers was simple. You trade your time, your loyalty, and your physical labor, and in return, the company protects you if you get sick, injured, or grow too old to work. Before 2020, Social Security in India was split across 9 separate laws, some written as far back as 1923, leaving different industries operating under conflicting rules and requirements. These legacy frameworks failed to account for the modern economy. Millions of people operating as freelance laborers, home-based producers, and digital platform workers found themselves operating entirely outside the boundaries of state protection. To address this gap, the Indian government passed the Code on Social Security 2020. This legislation compresses those 9 fragmented labor laws into a single, unified safety net. By consolidating the old rules, the state expanded the legal definition of an employee. Now, the law's coverage stretches beyond the factory floor to include almost anyone contributing labor to the national economy. The clearest example of this update is how the law treats the gig economy. The code introduces a legal category called aggregators. These digital platforms, the ride-sharing applications and food delivery networks, run on a flexible, non-traditional workforce. Aggregators must take 1 to 2% of their annual turnover and deposit it into a national Social Security Board fund. To protect tech platforms, this contribution cannot exceed 5% of the total amount paid to gig workers annually. That collected capital is then converted directly into worker protection. The fund provides platform workers with life insurance, coverage for accidents, and routine health benefits. To access these benefits, workers must meet specific compliance standards. They must be at least 16 years old and register their Aadhaar number to verify their digital identity. The state is essentially forcing the tech industry to step up. If a platform relies on human labor to generate profit, it must now systematically underwrite the physical risks those humans take. Back in the traditional corporate sector, the compliance thresholds are explicitly clear. If a company has 20 or more people on the payroll, they must contribute to the employee's provident fund. At 10 employees, they are required to pay into the state insurance corporation. The code also fortifies protections for families. Pregnant employees receive 26 weeks of paid maternity leave, and any establishment with 50 or more workers must maintain an on-site creche for childcare. The law also recognizes modern family structures. Women who adopt a child under 3 months old, or commissioning mothers using a surrogate, are granted 12 weeks of legally protected maternity leave. Regarding workplace hazards, the definition of an employment injury has expanded. If a worker gets into an accident during their daily commute to or from the job, the employer is legally liable for compensation. In cases of death or total permanent disablement, the payout isn't arbitrary. The court uses a strict age factor multiplier against the worker's monthly wages to determine the exact financial liability of the employer. We can see the math behind gratuity here. Once a worker completes 5 continuous years of service, the law mandates a specific reward, 15 days of wages for every year spent at the company. For high-risk, unorganized sectors, the state draws from different wells. Building projects, for example, are hit with a 1 to 2% construction safety cess, a tax that directly funds the welfare of manual laborers on the site. From childbirth to the daily commute, all the way to retirement, the code maps a rigid legal safety net directly over the timeline of a worker's life. To ensure companies provide these benefits, the government replaced opaque oversight methods with a new system. Inspections are now web-based and randomized, creating transparency that makes it difficult to manipulate records. This diagram shows what happens when an employer crosses the strictest line in the new code.
If a company deducts an employee's provident fund contribution from their paycheck but fails to deposit it into the government trust, it is treated as a severe criminal offense. The law mandates a minimum sentence of 1 year in prison plus a 1 lakh rupee fine for the responsible directors. Despite these penalties, the state has moved away from a purely adversarial model. They have introduced a new role, the inspector cum facilitator. This new officer has a dual mandate. Before they issue fines, they are required to advise businesses on how to follow the rules. For honest clerical errors on a first offense, the facilitator provides a window for the company to fix the mistake before prosecution begins. This structure balances the needs of the modern market, offering a cooperative path for compliant businesses while maintaining zero tolerance for corporate fraud. For employers, the 2020 Code establishes a rigid, non-negotiable framework where employee protection is a prerequisite for doing business in India. For the workers, the law provides the tools to secure these rights. This means actively verifying registrations on the eShram portal, monitoring EPFO accounts, and ensuring Aadhaar identities are correctly linked. By consolidating these fragmented laws and covering the gig economy, the 2020 Code creates a new social contract, one where the growth of the Indian economy is tied directly to the legal and financial security of the people who build it.